हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपकी डिमांड पे एक मिसिंग 411 की वीडियो लेकर आया हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही इस वीडियो का टारगेट लगते हैं 500 लाइक्स। 500 लाइक्स पे मैं आपकी डिमांड पे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूंगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना ऑफिसर मोरिन के साथ घटी है, अमेरिकन नेशनल पार्क में। तो अब आगे की घटना मैं आपको ऑफिसर मोरिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमें उस बच्चे को ढूंढते हुए लगभग 3 दिन से ज्यादा हो चुके थे। हमारी टीम में ज्यादा लोग नहीं थे। हम जंगल के जिस हिस्से में उसे ढूंढ रहे थे उस हिस्से में पहले कोई भी नहीं गया है। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमें उसके वहां पर होने के कुछ निशान भी मिलेंगे। जहां से वो गायब हुआ था वहां से जंगल का वो एरिया करीबन 15 किलोमीटर दूर है, और वो यहां पर क्या करने आया इसके बारे में हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम रॉन था। अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए आया था। उसके दोस्तों ने बताया कि वो लोग कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। तभी रॉन को अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हालांकि वो आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी थी सिवाय रॉन के। वो जिधर से आवाज आई थी उसी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखने लगा। वो उसके दोस्त जब शांत हुए और उन्होंने रॉन से पूछा कि आखिर तुम किधर देख रहे हो, तो उन्हें बिना कोई जवाब दिए जंगल के उस हिस्से में भाग गया। और वो बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है और वो चिल्ला रही है। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुमको कौन बुला रहा है। वो उसका जवाब बिना दिए ही काफी तेजी से भाग के चला गया। उसको रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक रॉन गायब हो चुका था। पलक झपकते ही वो उनके सामने से कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। रॉन के दोस्तों ने अपनी टॉर्च लेके भी उसको उस डायरेक्शन में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ जैसे रॉन हवा हो गया हो। काफी देर तक रॉन को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला तो उसके दोस्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन दी, और तभी हमारी सर्च करने वाली टीम वहां पर पहुंची। हमने दिए गई सारी डिटेल्स को कलेक्ट किया और फिर लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहे जहां पर आखिरी बार उसके दोस्तों ने उसे जाते हुए देखा था। तो रॉन की उम्र करीब 27 साल की थी और वो गोरा था और उसकी हाइट करीबन 6 फीट की थी। और ये बात बहुत ताजुब की थी कि मेरी हाइट भी उसी के जितनी थी। हाँ, वो मुझसे बस कुछ साल छोटा था, लेकिन फिर भी मेरी और उसकी डिटेल्स मिल रही थी। शुरुआत में 2 दिन जब हमने उसे ढूंढा तो वो हमें नहीं मिला। फिर हमने स्निफर डॉग्स मंगाए और वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागे जा रहे थे जिस तरफ रॉन भागते हुए गया था। करीबन 10 किलोमीटर बाद हम लोग जंगल के उस एरिया में पहुंच गए जहां पर हमें जाना मना था। दरअसल हम कभी वहां पर नहीं गए थे क्योंकि वो जंगल का काफी ज्यादा घना एरिया था जिसको अभी कई फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये घटना 1990 की है और उस वक्त तो उतने डीप में कोई जाता भी नहीं था। उतना सर्च करने के बाद हमें रॉन के जूते मिले, जो कि उनके दोस्तों ने वेरीफाई किया कि वो रॉन के जूते हैं। वो इतनी दूर क्या करने आया था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें वहां पर रॉन के पैरों के निशान भी मिले। एक पैर में उसने जूता पहना हुआ था और दूसरे पैर में उसने कुछ नहीं पहना था। कुछ दूर उन पैरों के निशानों का हमने पीछा किया और वो पैरों के निशान एक छोटे से दलदल पे आके खत्म हो गए। और फिर उस दलदल के बाद हमें एक मोटे पैरों के निशान मिले जो कि रॉन के तो बिल्कुल भी नहीं थे। उन निशानों को देख के हमें ये तो पता चल गया था कि रॉन हो ना हो यहीं पर कहीं है, क्योंकि हर कुछ मीटर बाद हमें रॉन के कपड़े या फिर कुछ ऐसी चीजें मिल रही थी जिससे हमें यह पता चले कि वो रॉन की ही चीजें हैं। जिस वक्त हम जंगल के एरिया में खड़े थे उस वक्त हमारी टीम में कुल 4 लोग थे और हम चारों के पास एक एक स्निफर डॉग भी था। हमारे पास हमारी एक गन थी और टॉर्च। हमने प्लान बनाया कि हम चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि जहां पर रॉन के फुटप्रिंट्स खत्म हो गए थे वहां से हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम किस तरफ जाएं। उसको ढूंढते हुए काफी ज्यादा दिन हो गए थे और हम लोगों को अब वापस भी बुलाया जा रहा था क्योंकि हमें और भी ज्यादा काम थे।
लेकिन हमारा ये केस पूरा नहीं हुआ था। मुझे अक्सर अंदर से ऐसा महसूस होता था कि रॉन मिल जाएगा। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ जो कुत्ता था उसका नाम ब्रूनो था। मैं और ब्रूनो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जिस तरह हमें बड़े पैरों के निशान मिले थे। ब्रूनो आगे बढ़ता जा रहा था और मैं उसी के पीछे था। कुछ दूर जाने के बाद ब्रूनो अचानक से खड़ा हो गया और शांत हो गया। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो बस एक बड़े से झाड़ के पीछे देख रहा था और उसी झाड़ की तरफ देख के भौंक रहा था। मैं उसे आगे जाने के लिए बोल रहा था लेकिन वो वहां से आगे ही नहीं जा रहा था। जब मैंने खुद झाड़ के पास जाके देखा तो उसके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसने अपने कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पूरी काली थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी ने मट्टी को मल दिया हो। वो मट्टी में कुछ खोद रहा था और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसके तेज तेज सांस लेने की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की। मैंने जैसे ही उसे बुलाया उसने मट्टी में खोदना बंद कर दिया और आगे की तरफ देखने लगा। उसने अपने शरीर में हल्का सा भी मूवमेंट नहीं किया था। मैं उससे करीबन 5 मीटर की दूरी पर खड़ा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे हमला करेगा। मैंने उसे अपनी तरफ घूमने के लिए बोला लेकिन वो नहीं घूमा और उठ के जंगल के अंदर भागने लगा। वो उस तरफ जा रहा था जहां पर कोई भी नहीं जाता है। जंगल के उस एरिया में तो बहुत अंधेरा होता है। सूरज की रोशनी भी ढंग से वहां पर नहीं पहुंच पाती है। मैं बार बार उसको रोकने की चेतावनी दे रहा था लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं आगे की तरफ भागा तो मेरे साथ मेरा कुत्ता भी भागा और हम दोनों लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर जंगल में वो क्या कर रहा था हमें कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैं उसे गोली मार के उसको रोकने की कोशिश करूं क्योंकि अब वो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन मैं उसे गोली नहीं मार सकता था। मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि शायद उसको मेरी मदद की जरूरत हो या शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा डर गया हो। मैंने हवा में एक फायर किया और मेरे गोली चलाते ही वो उसी वक्त रुक गया। मैंने उसे पीछे घूमने के लिए बोला और वो तुरंत घूमा और उसको देख के मेरे हाथ से मेरी बंदूक छूट गई। वो आदमी जो भी था उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिल रही थी। उसकी हाइट, उसकी आंखें, उसके चेहरे पे जितने भी बाल थे सब कुछ हूबहू मुझसे मिल रहे थे। मेरा कुत्ता लगातार उसको देख के भौंके जा रहा था और मैं उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए तो मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे लेकिन वो मुझे देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए घूर के देखने लगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। जब मैं बेहोश हो रहा था तो मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा। वो काफी धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। मुझे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है और मेरे कानों में बस मेरे कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेस के रेस्टिंग रूम में पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं वहां पर कैसे पहुंचा। जब मैंने अपने कलीग से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस बच्चे को ढूंढते हुए मैं जंगल के बहुत ज्यादा अंदर चला गया था। जब मेरी कोई खबर उन्हें नहीं मिली तो वो लोग मुझे भी ढूंढने आए और मैं उनको चलते हुए मिल रहा था। मैं धीरे धीरे जंगल के बाहर चलता हुआ आ रहा था और कहीं खोया हुआ था। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मैंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और उसके बाद मैं उन्हीं लोगों के सामने बेहोश हो गया। और सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ और मैं अपने आप चलते हुए जंगल के बाहर कैसे पहुंचा इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे साथ जो मेरा कुत्ता था वो भी उसी वक्त मेरे साथ चल रहा था। और ताजुब की बात तो यह है कि मेरे कुत्ते को भी इस चीज के बारे में कोई भनक नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि शायद मेरा डॉगी मुझे किसी तरह का कोई सिग्नल दे और बताने की कोशिश करे कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था कि जैसे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। जंगल का वो हिस्सा कहाँ था अब तो मुझे दोबारा वो मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। और इसके बारे में फिर मैंने किसी से कोई बात नहीं की। और वो लड़का रॉन जिसको सब लोग ढूंढ रहे थे वो भी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और वो भी एकदम शांत था। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आखिर वो कहाँ भाग कर गया था और वो इतनी दिनों से कहाँ गायब था तो उसका इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। उसने बोला कि उसे कुछ भी नहीं याद है। उसे बस आखिरी सीन यही याद था
कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर के पास बैठा हुआ था। उसको तभी अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी, और वो फिर उस आवाज़ के पीछे भागते हुए चला गया। हम लोगों के साथ क्या हुआ इसका हम दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं था, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खतरनाक रेस्क्यू था। इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकता था, वरना लोग मुझे पागल समझते और मेरी नौकरी में भी कुछ दिक्कत आ सकती थी। इसलिए इस राज को मैंने राज ही रखा। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना एनी नाम की महिला के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको एनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एनी है। 1995 में मेरी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे घर में कोई भी नहीं बचा था। मेरे हस्बैंड और 2 छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। मेरे हस्बैंड अक्सर उन्हें स्कूल छोड़ के अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे, और रोज़ की तरह उन लोगों ने वही चीज़ की। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे थे, लेकिन उस दिन के बाद वो लोग लौट कर नहीं आए। रास्ते में उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उन तीनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले कैंपिंग पर चली जाऊं। मैं सोलो कैंपिंग पर गई। मैं कनाडा के नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए गई थी। मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, और मैं पहले भी कभी कैंपिंग पे नहीं गई थी, और थोड़ी बहुत लोकल जानकारी ले ली। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर किसी को ढूंढ रहे थे। वो एक फैमिली थी। उनकी फैमिली के साथ एक छोटा बच्चा अचानक से गायब हो गया था। उस छोटे बच्चे की उम्र करीब 11 से 12 साल की थी, और फॉरेस्ट ऑफिसर उसको करीब 1 दिन से ढूंढ रहे थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने मुझे भी उस बच्चे की फ़ोटो दिखाई। वो बच्चे का रंग एकदम गोरा था, नीली रंग की आंखें थी, और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, और उसने एक बैग भी टांगा हुआ था जिसमें मिक्की माउस की फ़ोटो थी। वो फ़ोटो उसी वक्त उन लोगों ने खींची थी जब वो लोग कैंपिंग के लिए आए थे। मैंने उन लोगों से बोला कि अगर मुझे उस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी तो मैं उन लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद मैं अपने कैंपिंग के लिए चली गई। मैंने जहाँ पर कैंप लगाया वो एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पर लोग अक्सर कैंप लगाने आया करते थे, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुंची तो मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ पुराने कैंप्स भी थे, लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना सामान छोड़ के वहाँ से भागा हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुराने लग रहे थे। उन कैंप्स को देख के लग रहा था कि वो वहाँ पर बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी कैंप फायर जलाई और उसके बाद अपना कैंप सेट करके बाकी रात की प्रिपरेशन करने लगी ताकि मैं कुछ खा सकूं। वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हल्की फुल्की ठंड भी थी। दिन तो काफ़ी अच्छे से गुजर गया, लेकिन जब रात हुई तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा। आमतौर पर जंगल की रात ऐसी नहीं होती है। शायद ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अपने साथ एक बुक लेके आई थी जो कि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक थी। मैं उसी को पढ़ रही थी, और उस बुक को पढ़ते पढ़ते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे कैंप के बाहर से कोई भाग के गया है। अचानक से मेरी आंख खुल गई। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कैंप के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। मैं उठ के बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो जो मेरे कैंप के चारों तरफ गोल गोल भाग रहे हो। तभी एक हंसने की आवाज़ आई, और वो हंसने की आवाज़ एक छोटे से बच्चे की थी जो कि मैं साफ साफ महसूस कर सकती थी। मुझे आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चा कौन था। तभी मैंने हिम्मत की और कैंप में बनी हुई खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। जिस तरफ मेरी कैंप फायर चल रही थी मैंने उसी तरफ देखा। मैंने देखा कि कैंप फायर की दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा मेरी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है। उसके पास एक छोटा सा बैग था और उस पे मिकी माउस का टैटू बना हुआ था, जिसको देख के मैं ये समझ गई थी कि ये वही बच्चा है जो सुबह खो गया था और जिसको फॉरेस्ट ऑफिसर्स ढूंढ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद बाहर निकल के मैं उसकी मदद कर सकूं, और वो अपना रास्ता भटक गया है। मैंने जैसे ही टेंट खोला और मैं टेंट के बाहर आई, वो बच्चा वहां से गायब हो गया था। ये पूरा हादसा करीबन 1 मिनट में ही होके खत्म हो गया था। कैंप से बाहर आने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगे होंगे।
और 15 सेकंड में वो लड़का कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा था और सब कुछ बहुत शांत। रात के कीड़े मकोड़ों की आवाज भी मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं फिर सुबह होने का इंतजार करने लगी। पूरी रात में नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने टेंट को पैक किया और दोबारा उन्हीं फॉरेस्ट ऑफिसर के बेस की तरफ जाने लगी जहां पर उन्होंने मुझे आने के लिए बोला था। मैं जैसे ही उनके पास गई वहां पर कोई भी नहीं था। एक ऑफिसर बैठा हुआ था। मैंने उनसे जब उस बच्चे के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी पर बाकी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया और कुछ ही देर में वो लोग मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें एक एक चीज बताई कि कल रात में मैंने उस बच्चे को देखा था और वो जंगल में अचानक से गायब हो गया। मेरी बात मान के वो लोग फिर उसी लोकेशन पर गए जहां पर मैंने उसे देखा था और जहां पर मैंने टेंट लगाया था। वहां पर फिर चारों तरफ उस बच्चे को ढूंढा गया। वहां पर उस बच्चे के फुटप्रिंट्स भी मिले और सब लोग उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जंगल के उसी तरफ गए। उनके साथ मैं भी थी। जंगल के थोड़ा सा और आगे जाने पर हमें वो लाल बैग भी पड़ा मिला जो कि उस बच्चे का था। वो वही बैग था जो मुझे कल रात में दिखाई दिया था। उस बैग को देख के सब लोग ये समझ गए थे कि हो ना हो वो बच्चा इसी तरफ आया है। फिर हम लोग जंगल के और अंदर गए और धीरे धीरे हमें उस बच्चे की और चीजें मिलने लगी, जैसे एक पैर का जूता और कपड़े। उसके सारे कपड़े पूरे जंगल में बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी जानवर ने बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन उन कपड़ों पे खून नहीं लगा हुआ था। उन कपड़ों को देख के साफ साफ ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी मर्जी से उतार के वहां पर रखा गया हो। ये गुत्थी और भी ज्यादा अजीब होती जा रही थी। जब उसको ढूंढने की और कोशिश की गई तो आगे एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर लगा हुआ था और उस ढेर के एक हिस्से से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला हुआ था। उस हाथ को देखते ही हम सब बहुत ज्यादा चौंक गए थे और मैं तो डर गई थी। जब वहां पर खुदाई चालू की तो देखा कि वो हाथ उसी बच्चे का था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। उस बच्चे की मौत हो चुकी थी और वहां पर उसको किसने गाड़ा था इसका किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। मैंने ऑफिसर्स को यह भी बताया कि रात में ये बच्चा बहुत अच्छे से अपने बर्ताव कर रहा था। ये मेरे टेंट के चारों तरफ भाग रहा था और मुझे इसकी हंसने की आवाज भी आई थी। पुलिस वालों ने मेरी बात पर विश्वास किया क्योंकि मेरी बताई गई डायरेक्शन में हम सब उस बच्चे को ढूंढने आए थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। ताजुब की बात तो यह थी कि उस बच्चे की बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। वो अपने मन से वहां पर गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उस मिट्टी के चारों तरफ सिर्फ उसी बच्चे के पैरों के निशान भी मिले और ये गुत्थी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो बच्चा यहाँ पर मरा हुआ था तो रात में टेंट के पास मैंने उसे कैसे देखा था, क्योंकि जब उस बच्चे की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को देख के ये पता चला कि उसकी मौत एक दिन पहले हो चुकी थी। मतलब कि जब वो गायब हुआ था उसके कुछ घंटे बाद, और जब मैं कैंपिंग के लिए उस जंगल में गई थी तो एक दिन से ज्यादा हो चुके थे। ये मिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने पुलिस वालों को जब ये बात बताई तो उनमें से जो मेन पुलिस वाला था जो कि इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा था, उसने बताया कि हो सकता है कि मैंने उस बच्चे की आत्मा को देखा हो। लेकिन ये बात ऑन द रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं आई क्योंकि इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और मैंने पुलिस वालों से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम किसी भी डॉक्यूमेंट में ना आए क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। उन्होंने मेरी बात को समझा और फिर मुझे इस केस से दूर कर दिया गया। उसके बाद मुझे इस केस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन ये घटना जो मेरे साथ घटी ये एकदम सच थी, लेकिन मेरे पास इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूं जो कि एडवर्ड नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको एडवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एडवर्ड है। मैं कैनेडियन सेंट्रल पार्क में एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। मेरी हाल ही में वहां ज्वाइनिंग हुई थी। मुझे अपनी ड्यूटी किए सिर्फ 6 से 7 महीने ही हुए थे। मैं अच्छे से उस पार्क को समझ भी नहीं पाया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके कुछ हिस्से में मुझे जाना मना था क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। वहाँ पे हम लोगों को जाना क्यों मना था ये अभी तक मुझे नहीं पता था। ऐसे ही एक बार हमें खबर मिली कि हमारे कुछ ऑफिसर्स को एक लड़की मिली है। उसकी उम्र करीबन 20 साल की थी। वो अपने परिवार वालों के साथ कैंपिंग के लिए आई थी। उसके परिवार में उस लड़की को मिला के कुल 4 लोग थे, माता पिता और एक बड़ा भाई। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने बताया कि उसके माता पिता और भाई उस जंगल में कहीं खो गए हैं।
जब उसने हमें ये बात बताई तो हम सब सतर्क हो गए और हम लोग रेस्क्यू की टीम को बुला के उसके परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करने लगे। उस लड़की से जब डिटेल ली गई तो उसने बताया कि उसके माता पिता और भाई कैंप को सेटअप कर रहे थे, तभी उसको वॉशरूम जाना था। इसलिए उसने अपनी मम्मी से बोला कि उसे टॉयलेट जाना है और वो वॉशरूम के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो कैंप फायर और कैंप वहीं पर ही था, लेकिन उसके पेरेंट्स वहां पर नहीं थे। काफी देर तक उसने वहां पर उन लोगों का इंतजार किया, लेकिन वो लोग नहीं आए। उसके बाद उसने जंगल में कई जगह उन्हें ढूंढा। जब उसके परिवार वाले नहीं मिले तो उसने किसी तरह हम सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की। रिपोर्ट मिलते ही हम लोग सब उसके परिवार वालों को ढूंढने लगे। उसने जिस डायरेक्शन में बताया था हम सब वहीं पर ही उसको ढूंढ रहे थे। ताजुब की बात तो ये थी कि उन्होंने कैंप उसी एरिया के पास सेटअप किया था जहां पर किसी का जाना मना था। वो उस एरिया के अंदर नहीं थे, वो उस एरिया के 300 से 400 यार्ड पहले ही कैंपिंग कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से गायब हो गए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें किसी के कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं मिले। उस जगह को देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग कैंप के पास से ही अचानक से गायब हो गए। हमें वो फुटप्रिंट्स तो मिल गए कि जब वो लोग कैंप के पास आए थे और उन्होंने कैंप सेटअप किया था, लेकिन उसके बाद वहाँ के कोई भी फुटप्रिंट्स हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आए। हमने अपने स्निफर डॉग से भी उन्हें ढूंढवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्निफर डॉग्स को उनकी स्मेल भी नहीं मिली। वो लोग बार बार उसी कैंप एरिया के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे थे। इसके अलावा उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हमने और रेस्क्यू टीम बुला के उनको चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की और उन्हें ढूंढने का ये काम करीबन 5 दिन तक चलता रहा, लेकिन हमें उनका कोई भी निशान नहीं मिला और ये अजीब सी मिस्ट्री सुलझ भी नहीं पाई। उस लड़की को उसके अंकल आंटी के हवाले कर दिया गया, लेकिन ये राज हमारी पूरी टीम के लिए राज ही था कि अचानक से एक पूरा परिवार अंधेरे में कहाँ गायब हो गया। ये जो तीसरी घटना मैंने आप लोगों को सुनाई है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।